टारगेट सैल्यूट गाइस, आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 7 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, आर कंट्री इंडिया। जैसा कि आपको याद होगा, हमने इस चैप्टर को 5 ब्रॉड ब्लॉक्स में डिवाइड किया था। इसके पहले के पार्ट्स में हमने काफी कुछ इंपॉर्टेंट कवर कर लिया है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द ग्रेट इंडियन डेजर्ट से। एज यूजुअल एकदम सिंपल फॉर्मेट में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट ये एक और इम्पोर्टेंट फिजिकल फीचर है इंडिया का और ये इंडिया के वेस्टर्न हिस्से में पाया जाता है। एज यूजुअल जैसे डेजर्ट्स होते हैं, दिस एरिया इज ड्राई, हॉट एंड सैंडी। बहुत ही कम वेजिटेशन है यहाँ पे, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बारिश ज्यादा नहीं होती, पानी की कमी है और ज्यादा प्लांट्स भी नहीं पाए जाते हैं। सो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। फिर इसके बाद आते हैं हम पेनिनसुलर प्लेटो पे। मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि पेनिनसुला का मतलब क्या होता है और इंडियन पेनिनसुलर रीजन की जब हम बात करते हैं तो हम किस एरिया की बात कर रहे हैं। वहीं पे इंडिया का प्लेटो पाया जाता है। सो द पेनिनसुलर प्लेटो लाइज टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। मतलब यहाँ पे आपको नॉर्दर्न प्लेन्स दिख रहे हैं, उसके नीचे का जो रीजन है सदर्न रीजन, वहां पे पेनिनसुलर प्लेटो सिचुएटेड है। इसके फीचर्स क्या क्या है? सबसे पहली बात, ये शेप में ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर है, मतलब इसका ट्रायंगल जैसा शेप है। इसका जो रिलीफ है वो बहुत ही ज्यादा अनइवन है। इसका मतलब जैसे हमने बात करी थी, नॉर्दर्न प्लेन्स बहुत ही ज्यादा फ्लैट और लेवल है। पेनिनसुलर प्लेटो ऐसा नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है, ऊंचा नीचा है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो रिलीफ है वो बहुत अनइवन है। ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे बहुत सारे हिल रेंजेस और वैलीज हैं, जैसे कि अरावली हिल्स, विंध्यास, सतपुरास, इस टाइप के बहुत सारे जो हिल्स हैं और वैलीज हैं, ये सब पेनिनसुलर प्लेटो में ही पाए जाते हैं। तो मतलब इट इज अ प्लेटो रीजन, लेकिन यहाँ पे हिल्स और वैलीज भी पाए जाते हैं। और एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि द प्लेटो इज वेरी रिच इन मिनरल्स, जैसे कि कोल और आयरन ओर। इसीलिए यहाँ पे माइनिंग बहुत ज्यादा होती है। ऐसे जितने भी मिनरल्स हैं वो इस प्लेटो रीजन में पाए जाते हैं और यहीं से उनकी माइनिंग करी जाती है। अब जो 2 हिल्स हमने मेंशन किए थे, अरावली और विंध्यास और सतपुरास, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो पेनिनसुलर प्लेटो है, इसका नॉर्थ वेस्टर्न जो बॉर्डर है, दैट इज मेड अप बाय द अरावली हिल्स। तो नॉर्थ आप जानते हो और वेस्ट आप जानते हो, तो अगर हम नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे तो नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन के बीच का जो डायरेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट। तो पेनिनसुलर प्लेटो के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर को बनाता है अरावली हिल्स एंड दीज आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस इन द वर्ल्ड। ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं विंध्यास और सतपुरास पे। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स नर्मदा और तापी, ये इन रेंजेस के थ्रू फ्लो करती है। मतलब ये विंध्यास और सतपुरास के थ्रू फ्लो करती है। ये रिवर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, नर्मदा और तापी जो रिवर्स हैं ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो जाके अरेबियन सी में मिल जाती है। मैक्सिमम रिवर्स जो है इंडिया की वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स का नाम बताओ जो ईस्ट फ्लोइंग नहीं है, जो वेस्ट फ्लोइंग है, जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, तो आप बोलोगे नर्मदा और तापी। ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो ईस्ट फ्लो करने के बजाय वेस्ट में फ्लो करती है और जाके अरेबियन सी से मिल जाती है। फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट फिजिकल फीचर पे, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स। जो वेस्टर्न घाट्स है ऑब्वियसली वो वेस्ट साइड में सिचुएटेड है और ईस्टर्न घाट्स ईस्ट साइड में। ये तो एकदम ऑब्वियस कॉमन सेंस की बात है। वेस्टर्न घाट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सह्याद्रीज। इनका दूसरा नाम होता है सह्याद्रीज और ये पेनिनसुलर प्लेटो का वेस्ट बॉर्डर बनाते हैं। तो जहाँ पे पेनिनसुलर प्लेटो खत्म होता है उसके वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट सिचुएटेड है। वेस्टर्न घाट्स की ये प्रॉपर्टी है कि एक्चुअली माउंटेन्स हैं जो कंटिन्यूअस हैं, मतलब ये ज्यादा टूटते नहीं है, लगातार ही माउंटेन की रेंज है। ऑन द अदर हैंड अगर हम ईस्टर्न घाट्स की बात करें तो पेनिनसुलर प्लेटो जहाँ खत्म होता है उसके ईस्ट साइड में जो बाउंड्री बनती है दैट इज मेड अप बाय द ईस्टर्न घाट्स। और ये जो है ये ब्रोकन और अनइवन है। दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न घाट्स ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस हैं, उनकी जो चेन है वो ब्रेक नहीं होती है ज्यादा, लेकिन ईस्टर्न घाट्स में जो माउंटेन्स हैं ये काफी ब्रोकन है और अनइवन है, मतलब लगातार एक लाइन में नहीं है, बीच में गैप्स भी हैं और ऊपर नीचे है। सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। Then we come to our second last feature, which is coastal plains. Coastal plains क्या होते हैं? जो सी के एकदम बगल वाला रीजन होता है लैंड का, उसको हम कहते हैं कोस्ट। सी कोस्ट कहते हैं ना, तो सी के एकदम बगल वाला जो लैंड का रीजन होता है दैट इज कॉल्ड कोस्टल प्लेन्स। और ये वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में सिचुएटेड है और ईस्टर्न घाट्स के ईस्ट में सिचुएटेड है, क्योंकि इंडिया का जो सबसे कोने वाला लैंड है उसमें आ गए कोस्टल प्लेन्स।
यहाँ पे भी हम कंपैरिजन कर लेते हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड में। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं दे आर वेरी नैरो, बहुत पतले हैं, और जो ईस्टर्न साइड में कोस्टल प्लेन्स हैं दे आर मच ब्रॉडर, मतलब वहाँ का लैंड काफी चौड़ा है। कोस्टल प्लेन्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से काफी सारी रिवर्स फ्लो करती हैं, स्पेशली ऑन द ईस्ट साइड। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वहाँ पे बहुत सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। अभी हमने वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में पढ़ लिया ना, नर्मदा और तापी, तो अब हम समझ लेते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में। इंपॉर्टेंट ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, और ये सब जाके मिलती हैं बे ऑफ बंगाल में। ये जो भी रिवर्स हैं ये अपने माउथ पे बहुत ही फर्टाइल डेल्टास बनाती हैं। डेल्टा क्या होता है ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम बात कर ही रहे हैं तो मैं रिवर से रिलेटेड आपको दो इंपॉर्टेंट टर्म्स बता देती हूँ, माउथ ऑफ अ रिवर और रिवर डेल्टा। रिवर जहाँ पे सी से मिलती है उसको कहा जाता है माउथ ऑफ अ रिवर। जहाँ से ओरिजिनेट करती है, जहाँ से स्टार्ट होती है, उसको कहा जाता है रिवर सोर्स, और फिर फ्लो करने के बाद फाइनली जहाँ पे वो सी से मिलती है या ओशन से मिलती है उस पॉइंट को कहा जाता है माउथ ऑफ अ रिवर। और ओशन से मिलने से जस्ट पहले रिवर काफी स्लो हो जाती है और अपना सारा जो मटेरियल, जो इरोजन का मटेरियल वो कैरी कर रही होती है, उसको डिपॉजिट करने लगती है, जिसकी वजह से, इन डिपॉजिशंस की वजह से रिवर पतली पतली स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है। इस पूरे रीजन को कहा जाता है डेल्टा, जहाँ पे रिवर ये डिपॉजिट्स करती है और पतली स्ट्रीम्स में फ्लो करने लग जाती है, और ये रीजन अक्सर बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होता है। फॉर एग्जाम्पल गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं और ये दोनों फ्लो करती हैं बे ऑफ बंगाल में। और जब ये दोनों बे ऑफ बंगाल से जाके मिलती हैं तो वहां पे ये एक डेल्टा बनाती हैं जिसको हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है, सबसे बड़ा, और इसका शेप ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर है, मतलब ये भी ऑलमोस्ट एकदम ट्रायंगल के शेप का है। तो ये बात याद रखिएगा कि सुंदरबंस डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, और ये किससे बनता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर से बनता है। ठीक है, आपको मालूम होगा कि सुंदरबन डेल्टा जो है वो टाइगर्स के लिए बहुत फेमस है। बहुत ही मोटे हट्टे कट्टे टाइगर्स वहां पाए जाते हैं, वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी रॉयल। Now we come to the last physical feature of India, which is islands. इंडिया में दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स पाए जाते हैं, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप आइलैंड्स जो हैं वो अरेबियन सी में सिचुएटेड हैं और ये कोरल आइलैंड्स हैं। इसका मतलब ये कोरल से बने हुए हैं। अब कोरल्स क्या होते हैं? मरीन एनिमल्स होते हैं जिनको कहा जाता है पॉलिप्स। ठीक है, उनके ऊपर एक हार्ड शेल, एक स्केलेटन बन जाता है जिसको कहा जाता है कोरल। जब पॉलिप्स मर जाते हैं तो उनका सिर्फ हार्ड स्केलेटन बचता है। इस हार्ड स्केलेटन पे अब दूसरे पॉलिप्स अपने आप को अटैच करके वो ग्रो करने लगते हैं, फिर वो मर जाते हैं, फिर उनकी स्किन इसी पे अटैच रह जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉलिप आके अपने आप को इस पे अटैच कर लेता है और वो ग्रो करने लग जाता है। इसी तरह से ये और ऊंचा बनता जाता है और बड़ा बनता जाता है, और ऐसे ही बन जाते हैं कोरल आइलैंड्स। ये एक पूरा लैंड एरिया बना देते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि लक्षद्वीप आइलैंड्स, जिनको हम कोरल आइलैंड्स कह रहे हैं, वो कैसे बने हैं? वो इसी तरह से बने हुए। ठीक है, दूसरे हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। दीज लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड, मतलब इंडिया के सदर्न पार्ट में और ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, एंड दे आर सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल। अब इन आइलैंड्स की बात उठी है तो एक और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है जो इन आइलैंड्स को फेस करनी पड़ी थी 2004 में। 2004 में एक मेजर सुनामी ने इंडिया को हिट किया था। और सुनामी क्या होता है? बहुत बड़ी सी वेव्स होती हैं जो अगर सी फ्लोर में, मतलब जो सी का बेस है, ओशन फ्लोर या सी फ्लोर, अगर वहां पे अर्थक्वेक आता है तो उसकी वजह से सुनामी जनरेट होती है। मतलब अर्थक्वेक जब आता है तो उसकी वजह से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है सी फ्लोर में, और उस एनर्जी की वजह से सी की बहुत बड़ी वेव्स लैंड पे आ जाती है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करती है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए। हमें बताइए कि आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लगते हैं। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। बाय बाय।